अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा नेक्स्ट एपिसोड। जब सुबह उठा तो ताज़ा दम था। गुस्ल करने के बाद बैरे से अखबारात मंगवाए गए। अखबारात की हाशिया आराई देखकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे एक खौफनाक खतरा करार दिया गया था। हंगामी पैमाने पर मुझसे निमटने की तैयारियां की जा रही थीं। अखबारात ने नुमाया तौर पर मेरी तस्वीर शाया की थीं। कहीं मुझे एक मॉडर्न जादूगर कहा गया था और कहीं कोई खबीस रूह। कल का पूरा वाकया तफसील से दर्ज था। तालूत एक एक खबर को पढ़कर हंस रहा था। तुम हंस रहे हो, मेरी जान निकली जा रही है। अगर किसी बैरे वगैरह ने हमें पहचान लिया तो तुम फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। नहीं तालूत, शक्लें बदल लो, हम कोई नया हंगामा नहीं करेंगे। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक शक्ल ना बदल ली जाए। चलो ठीक है, लेकिन दाऊद रहमानी के सामने हम असली शक्ल में ही जाएंगे। वहाँ की दूसरी बात है, लेकिन इस बात पर गौर कर लेना कि वहाँ पुलिस जरूर होगी। उन्हें ख्याल होगा कि मैं एक बार फिर वहाँ जरूर जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तैयार हो जाओ। नाश्ता दाऊद रहमानी के यहाँ ही करेंगे। हमें देखने के बाद वहाँ नाश्ते का किसे होश रहेगा? मैंने कहा, यह भी ठीक कहते हो। तालूत ने मुझसे इत्तफाक किया। नाश्ते के बाद हमने लिबास पहने और तैयार हो गए। होटल से निकलते हुए भी मेरे कदम कांप रहे थे और मैं खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, लेकिन बदमाश तालूत मुतमईन था। फिर होटल से बाहर कदम रखकर उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और फिर अपने चेहरे पर तालूत की बदली हुई शक्ल देखकर मैंने भी समझ लिया कि मेरी शक्ल बदल गई होगी और मैं काफी हद तक मुतमईन हो गया। तालूत ने एक टैक्सी रोकी और हम दोनों इत्मीनान से उसमें बैठ गए। जरा शहर की हालत देखते चलेंगे, तालूत ने टैक्सी के बाहर देखते हुए कहा। मैंने टैक्सी ड्राइवर की वजह से कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन तालूत ने टैक्सी ड्राइवर की कोई परवाह न की और बोला, एक तरह से अगर देखा जाए तो चंद नागवार बातों के अलावा तुमने बहुत उम्दा वक्त गुजारा है। काश मुझे कोई ऐसा मेहरबान और सरपरस्त मिल जाए जो रोजाना नई नई लड़कियां फराहम करे। मुझे तो तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। मैंने इस बात का भी कोई जवाब न दिया। हाँ, गुजरे हुए लम्हात की तस्वीरें मेरे जहन में जरूर रिंग आई थीं। रात को ख्वाब की तरह नजर आने वाले चेहरे और दमकते हुए मोमी इज्साम जो दिन की रोशनी में तहलील हो जाते थे दोबारा नजर ना आने के लिए। कैसी अनोखी रातें थी वो। अगर उनके साथ शेकर की शर्त ना होती, उसका वो जलील रवैया ना होता, तो शायद उन रातों को मैं कभी फरामोश ना करता। मैं सोच रहा था और तालूत मेरी शक्ल देख रहा था। फिर मेरी जहनी रो तालूत की तरफ भटक गई। इस शख्स को हालात का रुख बदल देने पर किस कदर कुदरत हासिल है। वो नहीं आया था तो मेरे चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे, और जब वो आया तो सब कुछ एक भयानक ख्वाब बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशानी करीब से भी नहीं गुजरी थी। सब कुछ एक भयानक ख्वाब था और अब इस ख्वाब से आंख खुल गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और तालूत की तरफ देखा और वो मुस्कुरा दिया। उस वक्त जाहिर है तालूत याद आया होगा। उसने कहा, नहीं तालूत, मैंने तो तुम्हें हर मौका पर याद किया था। तुम मेरे लिए एक ख्वाब बन गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। तुम पहुंचे भी तो कैसे हैरत अंगेज वक्त पर। तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाजा कैसे हुआ? सख्त परेशानियों के बावजूद मुझे तुम्हारा ख्याल था। जो ही हालात दुरुस्त हुए मैं वहां वापस आ गया, और फिर इस शहर में तुम्हारी बू सूंघना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तुम्हारे जिस्म की खुशबू के सहारे तुम तक पहुंच गया। अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तालूत, तो फिर शायद। और तालूत का चेहरा सुर्ख हो गया। चंद साथ वो गुस्से से खौलता रहा। फिर उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, फिर तालूत अपनी दुनिया में वापस चला जाता, लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त की मौत का इंतकाम जरूर लेता। और ये इंतकाम कैसा होता उसके बारे में अब कुछ कहना बेकार है। जब तक मेरा दिल ठंडा ना हो जाता मैं इंतकाम लेता रहता। बहरहाल अब इस जिक्र को जाने दो, मुझे गुस्सा आता है और तुम उन लोगों के खिलाफ कुछ करने को मना कर चुके हो। हाँ, अब इस जिक्र को जाने दो, ये गुजरी हुई बातें हैं, भूले हुए अफसाने हैं, इन्हें जहन से निकाल देना ही बेहतर है। मैंने कहा और तालूत खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद टैक्सी दाऊद रहमानी की खूबसूरत कोठी के सामने पहुंच गई और हम दोनों नीचे उतर आए। तालूत ने बिल अदा किया और हम चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए गेट पर पहुंच गए। बज़ाहिर पुलिस वालों की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। गेट पर चौकीदार मौजूद था। उसने हमें सवालिया नजरों से देखा। सेठ साहब मौजूद हैं? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सकते, उनकी तबीयत खराब है, चौकीदार ने कहा। और नरगिस रहमानी बीबी भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी किसी से नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर वो हमसे नहीं मिलेंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, तालूत ने कहा और आगे बढ़ने लगा।
मैं बोल चुका हूँ साहब, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सेठ ने बोल दिया है, कोई भी हो वो नहीं मिलेंगे। चौकीदार रास्ता रोकने के अंदाज में बोला और तालूत चौंक कर उसे घूरने लगा। फिर उसने होंठ सिकोड़कर चौकीदार के सीने पर फूंक मारी और चौकीदार किसी तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरा। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। तालूत इत्मीनान से चलता हुआ अंदर जा रहा था और चौकीदार उठकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। बहरहाल फिर उसने हमें रोकने की कोशिश नहीं की और हम इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गए। तालूत ने एक गुजरती हुई मुलाजमा को रोका और उससे मिस्टर दाऊद रहमानी के बारे में पूछा। साहब अपने बेडरूम में हैं और मिस नरगिस वो अपने बेडरूम में हैं, मुलाजमा ने कहा और तालूत शुक्रिया अदा करके आगे चल पड़ा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अब बताओ तुम किसके बेडरूम में जाना पसंद करोगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैंने पूछा। वहां कोई रोमानी ड्रामा नहीं होगा, मेरा मतलब है हद से तजावुज करने वाली बात। अगर ऐसी कोई बात होनी है तो फिर मैं बाहर ही रह जाऊं, वरना जरा मैं। तालूत शरारत से गर्दन खुजाते हुए बोला, फजूल बातें मत करो, तुम बाहर ही रहोगे। मैंने कहा और तालूत एक गहरी सांस लेकर बोला, बेहतर है। इस दौरान मैं जरा सेठ साहब से मुलाकात कर लूंगा। मैंने गर्दन हिला दी। फिर हम दोनों नरगिस रहमानी की ख्वाबगाह पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब न मिला। मैंने दोबारा दस्तक दी तो नरगिस की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी, कौन है? लेकिन मैंने उस आवाज का जवाब नहीं दिया और तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। इसके साथ ही मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत ने अपना हाथ मेरे चेहरे के सामने कर दिया और हम दोनों अपनी असली शक्लो सूरत में आ गए। कौन है? बोलते क्यों नहीं? भाग जाओ। अंदर से नरगिस की झुंझलाई हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने चौथी बार दस्तक दी। तब अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने मुल्तजी निगाहों से तालूत की तरफ देखा। दूसरे लम्हे तालूत मेरी निगाहों से गायब हो गया और उसी वक्त दरवाजा खुल गया। नरगिस के बाल बिखरे हुए थे, आंखें मुतवर्रम थीं। उस वक्त चेहरा गुस्से से लाल भभोका हो रहा था, लेकिन मेरी शक्ल देखते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया और पागलों की तरह मेरी शक्ल देखने लगी। अजीब कैफियत थी उसकी आंखों की। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, क्या तुम कोई तसव्वुर हो? क्या तुम कोई ख्वाब हो? नरगिस, मैं आरिफ जमाल हूं, एक हकीकत। मैंने आगे बढ़कर कहा, हकीकत? ओ हकीकत? आरिफ तुम। वो दीवानवार आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। आरिफ तुम जिंदा हो? हाँ तुम जिंदा ही हो आरिफ। वो पागलों की तरह मुझे टटोलने लगी। मैं उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैंने पलटकर दरवाजा भी बंद कर लिया और फिर मैं उसे लेकर एक सोफे पर पहुंच गया। अब नरगिस जज्बात के भंवर से निकल आई थी। वो कदरे संभल गई थी। आप आरिफ साहिब, मैंने अखबारात में पढ़ लिया था। उफ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुदकुशी कर लेती। आरिफ साहिब, मुझे क़यामत तक ये मलाल रहता कि डैडी आपके एहसानात का जवाब ना दे सके। उसने कहा, तफसील आपको मालूम हो गई होगी नरगिस साहिबा। मैंने कहा, हाँ, और तफसील मालूम होने के बाद ही मैंने डैडी को मुआफ कर दिया था। नहीं नरगिस साहिबा, आपके डैडी कसूरवार नहीं हैं। उन्होंने एक मुहज्जब इंसान और एक मुहिब्बे वतन शहरी के फराइज इंजाम लिए थे। बहरहाल नादानिस्तगी में ही सही, मैं मुजरिम जरूर हूँ। ये दुनिया इतनी सतही क्यों है? ये गहराइयों में क्यों नहीं झांकती? कानून इतना हल्का क्यों है? जुर्म की वजह क्यों नहीं मालूम की जाती? उसका तदारुक क्यों नहीं किया जाता? क्या ये लोग सिर्फ सजाएं देने वाले हैं? फिर इंसाफ करने वाले कहाँ गए? नरगिस ने दर्द भरे लहजे में कहा और मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। पूरी दुनिया से मेरा गिला खत्म हो गया मिस नरगिस। मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि आपकी जुबान से ये अल्फाज सुन लूं, मैंने आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचा मिस नरगिस। दर हकीकत आपके लिए मैंने ये सब तकालीफ उठाई हैं। आप मेरे दिल को भा गई हैं और दिल की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि आप मेरे सामने मेरी बेगुनाही का इकरार कर लें। इसकी वजह से जो कुछ हुआ है आपके इल्म में है। मैं आपकी दिल से कदर करती हूँ आरिफ साहिब। काश मैं आपकी इस मोहब्बत का कोई बदला दे सकती। बदला तो मुझे मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अचानक नरगिस चौंक पड़ी। पुलिस अब भी आपकी तलाश में होगी आरिफ साहिब, और आप पुलिस की फिक्र न करें, सब ठीक हो गया है। मैंने कहा, क्या अखबारात की खबरें दुरुस्त थीं आरिफ साहिब? क्या दर हकीकत पुलिस के साथ वही सब कुछ हुआ जो अखबारात ने लिखा है? हाँ, वो खबरें दुरुस्त थीं। लेकिन ये सब क्या था? अखबारात ने अजीब अजीब क्या सराहियां की हैं। वही सब कुछ जो तुम पहली मुलाकात में देख चुकी थीं।
میں نے جواب دیا اور نرگس تعجب سے میری شکل دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کچھ اور پوچھنا چاہا، لیکن اسی وقت باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ایک دستک سنائی دی۔ دوسری دستک پر نرگس نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ میں شبراتن ہوں بی بی جی، کوئی آپ سے ملنے تو نہیں آیا؟ بکواس مت کرو، بھاگ جاؤ، نرگس نے کہا اور پھر خوفزدہ نگاہوں سے میری شکل دیکھنے لگی۔ قدموں کی آہٹیں دروازے سے دور ہوتی گئیں۔ کیا پولیس اس وقت بھی یہاں موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن کل میری موجودگی میں ہی ڈیڈی کو آپ کے فرار کی اطلاع دی گئی تھی۔ اوہ، سیٹھ صاحب پر کیا رد عمل رہا؟ یقین کریں گے؟ نرگس نے مجھے دیکھا۔ کیوں نہیں، تمہاری ہر بات پر مجھے یقین ہے۔ ڈیڈی شاید آپ کو گرفتار کرانے کے بعد سکون کا ایک لمحہ بھی نہ گزار سکے۔ وہ سخت پریشان تھے، سخت ذہنی کوفت میں مبتلا تھے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور عجیب سے انداز میں بولے، کیا میں نے غلط کیا ہے نرگس؟ کیا میں ایک شریف شہری نہیں ہوں؟ کیا بے گناہ انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی؟ انہوں نے کئی بار مجھے فون کیا اور عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے۔ مجھے داؤد صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، انہوں نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ بہرحال اب ان باتوں کو جانے دو، میں سیٹھ داؤد سے بھی مل لوں گا۔ تمہاری طرف سے مجھے اطمینان ہو گیا ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ کیا پولیس آپ کی تلاش میں نہیں ہوگی؟ یہ تو زندگی بھر کی آنکھ مچولی ہے نرگس، بس اب مجھے اجازت دو۔ میں جس کام کے لیے بار بار تمہارے پاس آتا رہا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب شاید کبھی ہماری ملاقات نہ ہو۔ نرگس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، وہ عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ اگر حالات میرے ساتھ یہ مذاق نہ کرتے نرگس، اور میری تم سے ملاقات ہو جاتی، اور اگر تم مجھے کوئی حیثیت دیتی تو میں تمہیں اپنا کر زندگی بھر فخر محسوس کرتا، لیکن اب تو میں ایک سایہ ہوں، ایک خواب ہوں جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں کبھی میرا تصور آئے تو اسے نکال پھینکنا۔ خدا حافظ، میں نے افسردگی سے کہا اور نرگس کو سسکتا چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ میرا دل بھی اداس ہو گیا تھا، لیکن نرگس سے اپنی بے گناہی کا اقرار سن کر مجھے ایک سکون کا سا احساس بھی ہو گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی تالوت نظر آ گیا، اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ تالوت کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا تم داؤد رحمانی سے ملے؟ میں نے پوچھا۔ اس دلکش منظر کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ تالوت نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور میں جھینپ گیا۔ بدماش تالوت نے میری اور نرگس کی باتیں چھپ کر سنی تھیں۔ بہرحال یہ اچھا ہوا تھا کہ زیادہ حماقت کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ آؤ داؤد صاحب سے بھی مل لیا جائے، تالوت نے کہا۔ میں نے مزمحل انداز میں گردن ہلا دی۔ تالوت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ قدم ملاتا ہوا چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے داؤد رحمانی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ داؤد رحمانی ایک آرام کرسی پر دراز تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور اچھل پڑے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور پھر ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ آؤ عارف، میں تمہارا منتظر تھا، انہوں نے کہا۔ میں خاموشی سے کئی قدم آگے بڑھ گیا۔ انتقام لینے آئے ہو؟ ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انتقام؟ میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں تمہیں حق بجانب سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن میں اپنے فعل میں حق بجانب بھی تھا، کیونکہ بہرحال میں قانون کا احترام کرتا ہوں۔ میں آپ سے متفق ہوں داؤد صاحب، اور آپ کے اس اقدام پر مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نے کہا، اور داؤد صاحب چونک کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نہیں سمجھا، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ اگر آپ نے ایک شریف شہری ہونے کا ثبوت دیا تھا تو میں برا ماننے والا کون ہوں؟ میں صرف آپ سے آخری ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آخری ملاقات؟ جی ہاں، میں یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے داؤد صاحب کہ آپ جیسے نیک انسان سے ملاقات بہت مختصر رہی۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ایک بد کردار انسان کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا۔ کاش ہم اچھے لوگوں کی طرح ملتے۔ بہرحال قسمت۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اب بھی میرے خلوص کا یقین نہیں ہے؟ رحمانی صاحب منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے گردن جھکا لی اور آہستہ سے بولے، تمہارے احسان سے میری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی بیٹے۔ قانون اگر کبھی تمہیں معاف کر دے تو ایک بار میرے پاس ضرور آنا۔ انہوں نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ خدا حافظ رحمانی صاحب، آپ نے میری کاوشوں کا صلہ دے دیا ہے، بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ خدا حافظ، میں نے دوبارہ کہا اور داؤد رحمانی کے کمرے سے نکل آیا۔
बाहर कदम रखते ही तालूत मुझे मिला। उसने बुरा सा मुंह बना रखा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दोनों बाहर निकल आए। क्यों, क्या बात है? तुम्हारा मुंह चढ़ा हुआ है। छोड़ो यार, बोर कर दिया, तालूत शाने झटक कर बोला। क्यों, क्या बस इसीलिए आए थे? तुम नहीं समझते तालूत, इस वक्त मेरा जहन कितना हल्का फुल्का हो गया है। मगर वो लड़की बड़ी कंजूस है। जब वो तुमसे लिपटी थी तो मैंने समझा था कि मगर यार, उस एहसान के बदले में वो एक बोसा ही दे देती। नहीं तालूत, मुझे खुले अल्फाज में उसके जिस्म की पेशकश की गई थी। इतनी बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई हैं, लेकिन मेरे जहन में उनका ख्याल भी नहीं रह गया है। मैं तो उसके तकद्दुस पर मर मिटा था। अगर मैं उसका बोसा लेना चाहता तो वो इनकार न करती। तुमने उसकी आंखों में नहीं झांका था तालूत, उसके जिस्म का रुआं रुआं मुझे बोसे दे रहा था। मैं उन्हीं बोसों से अपनी रूह को मुनव्वर करके यहाँ से जा रहा हूँ। आओ मेरे दोस्त, तुम इन बातों को क्या समझोगे? बस समझ लिया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम मुझे कुछ करने की इजाजत दो। क्या करना चाहते हो? मैं कह चुका हूँ कि इस सिलसिले में तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, तालूत ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। और मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। लेकिन जब हम कोठी से कुछ दूर निकल आए तो मैंने घबरा कर कहा, अब शक्लें तो बदल लो। हूँ, तालूत ने हल्की सी गुर्राहट से कहा और अपने हाथ को मेरे चेहरे के सामने कर दिया। फिर उसने अपनी शक्ल भी तब्दील की और मैंने सुकून की सांस ली। मेरा जहन तालूत में उलझ गया था। दर हकीकत अगर इस वक्त तालूत मेरे साथ ना होता तो ना जाने नरगिस से जुदा होने का ख्याल कितनी देर तक परेशान करता। लेकिन अब मैं तालूत की इस हरकत के बारे में सोच रहा था जो वो करने वाला था। हम कोठी से काफी दूर निकल आए। कई टैक्सियां खाली गुजर गईं, लेकिन तालूत ने मुझे टैक्सी नहीं रोकने दी और पैदल ही चलता रहा। फिर हम सड़क के किनारे किनारे चलते हुए एक नौजवान आदमी के करीब से गुजरे जो तेज तेज कदम उठाता हुआ जा रहा था। अचानक तालूत ने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने कर दिया और नौजवान ठिठक गया। उसने रुककर नागवार निगाहों से तालूत को देखा। क्या बात है? उसने सख्त लहजे में पूछा। ओ, कोई बात नहीं नौजवान, मुझे गलत फहमी हुई थी, तालूत ने माजरत आमेज अंदाज में कहा। लेकिन तालूत की गलत फहमी देखकर मैं शशदर रह गया। वो नौजवान मेरा हमशक्ल बन गया था, हूबहू मेरी तरह, और उस बेचारे को इसका एहसास भी नहीं था। वो तालूत को घूरता हुआ आगे बढ़ गया। तालूत, मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या बात है? तालूत ने तीखी निगाहों से मुझे देखा। वो बेमौत मारा जाएगा। सुनो, ना जाने कौन है, तुम्हें इस बेचारे से क्या दुश्मनी है? चलते रहो, तुम वादा कर चुके हो कि मेरे मामलात में दखल ना दोगे, तालूत ने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे लपका। लेकिन उसी वक्त तालूत एक और आदमी के सामने रुका। उसने अपना हाथ उस शख्स के चेहरे के सामने कर दिया और उस शख्स ने घबराए हुए अंदाज में चेहरा पीछे हटा लिया। तालूत ने मुस्कुराकर गर्दन खम की और उसी अंदाज में आगे बढ़ गया। उस दूसरे शख्स की शक्ल भी तब्दील हो गई थी। फिर अचानक मेरे जहन में तालूत की शरारत की वजह आ गई थी और मैं तालूत की इस शरारत पर दंग रह गया। शहर में अगर एक ही शक्ल के 25-50 नौजवान घूम रहे होंगे तो पुलिस किसको शनाख्त करेगी, कितनों को गिरफ्तार करेगी, उनके बारे में क्या अंदाजा कायम करेगी? यकीनन पुलिस चक्कर में पड़ जाएगी। उसके बाद तो अगर मैं भी चाहूँ तो अपनी असली शक्ल में आजादाना घूम सकता हूँ। अगर कभी पकड़ा भी जाऊं तो अपने शरीफ आदमी होने का यकीन दिलाकर बासानी निकल जाऊं। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और हमारे करीब से गुजरता हुआ एक शख्स ठिठक गया। ओ, कोई बात नहीं है भाई साहब, मेरा दोस्त थोड़ा सा पागल है, तालूत ने उस शख्स के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा और वह शरीफ आदमी गर्दन हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, इस बात से बेखबर कि अब उसके बीवी बच्चे भी उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। तालूत, तुम्हारी ये हरकत बेहद दिलचस्प लेकिन बहुत से लोगों के लिए सख्त परेशान कुन है। बहुत से लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? तालूत ने खुश्क लहजे में पूछा। तुम खुद सोचो, पुलिस इन बेचारों को गिरफ्तार कर लेगी और 3 दिन तक थाने में रखकर इनके बारे में छानबीन करेगी। इनके बाल बच्चे परेशान होंगे और फिर वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। गौर तो करो। देखिए जनाब, इन सब के चेहरे 4 दिन के अंदर असल हालत पर आ जाएंगे। मुझे इनसे कोई परखाश नहीं है। मैं तो सिर्फ उन लोगों को तंग करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे दोस्त को परेशान किया है और मेरे नजदीक उन्हें परेशान करने का यह सबसे शरीफाना तरीका है। तालूत ने एक और शरीफ आदमी के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या बदतमीजी है? उस शख्स ने तालूत का हाथ झटकते हुए कहा। क्या मतलब? तालूत रुककर उसे घूरने लगा। मैं कहता हूं तुमने मेरे चेहरे पर हाथ क्यों रखा? अब ऐसे गुलफाम भी नहीं हो कि मेरे हाथ रखने से चेहरा मैला हो गया होगा। तालूत ने हाथ नचाते हुए कहा। गुलफाम के बच्चे, मैं तेरा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। अबे मैं खुद तेरा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, तालूत ने आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। हाय हाय, ये क्या बदतमीजी है?
मैंने उन दोनों के दरमियान बीच बचाव कराना चाहा, लेकिन तालूत ने उस शख्स के एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, वो मरने मारने पर आमादा हो गया और थोड़े फासले पर खड़े हुए 2 कांस्टेबल दौड़े चले आए। अरे क्या बात है, उनमें से एक ने कड़क कर पूछा। देखिए तो सही हवालदार जी, गुंडागर्दी कर रहा है, कहता है मैं बहुत खतरनाक हूँ, अभी आंते निकाल दूंगा, तालूत ने जल्दी से कहा। पुलिस कांस्टेबलों ने उस शख्स को घूरा और दूसरे लम्हे उनके चेहरे हैरत से खुल गए, आंखें खौफ से फैल गईं। वो दोनों ही उस शख्स पर लपके, उन्होंने उसे नीचे गिरा लिया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। फिर वो जोर जोर से सीटियां बजाने लगे। दूर दूर तक फैले हुए कांस्टेबल दौड़ पड़े और जरा सी देर में उस शख्स को रस्सियों से बांध लिया गया। वो बेचारा एक लफ्ज भी नहीं बोल सका और पुलिस वालों के चेहरे पर ऐसे खुशी के आसार फैल गए जैसे उन्हें कानून का खजाना मिल गया हो। आओ, तालूत ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। देख रहे हो पुलिस की आला कारकर्दगी, एक एक पुलिसमैन को तुम्हारा हुलिया याद करा दिया गया है। वो तो ठीक है तालूत, लेकिन इन लोगों के साथ जो सलूक होगा तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। 2-4 गिरफ्तार होकर वहां पहुंच जाएंगे तो फिर किसी के साथ बुरा सलूक नहीं होगा, तालूत ने लापरवाही से कहा और एक शख्स के चेहरे के सामने हाथ फैला दिया। दाऊद रहमानी की कोठी से होटल तक का फासला तालूत ने पैदल ही तय किया और इस पूरे रास्ते में वो यही हरकत करता चला आया। तकरीबन 45 नौजवान मेरे हमशक्ल बन गए थे। फिर हम होटल में दाखिल हुए। यहाँ पर तालूत ने अपनी और मेरी शक्ल भी दुरुस्त कर ली थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। अब कल के अखबारात देखने के काबिल होंगे और दर हकीकत दूसरे दिन के अखबारात देखने के काबिल ही थे। खौफनाक कातिल उर्फ मॉडर्न जादूगर के कारनामों से अखबारात भरे पड़े थे। हर अखबार का मौजू आरिफ जमाल था, वो अनोखा जादूगर जिसने अपने दर्जनों हमशक्ल बना दिए थे। अखबारात में बड़ी दिलचस्प तफसील थी। पुलिस का पूरा महकमा सख्त मसरूफ था। ये मालूम होने के बावजूद कि उसके हमशक्ल फर्जी हैं, पुलिस अब भी उन हमशक्लों को इस उम्मीद पर गिरफ्तार कर रही थी कि मुमकिन है उनमें से कोई असली हो। पकड़े जाने वालों के बारे में दिलचस्प खबरें थीं। उनके अजीजों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। तालूत एक एक खबर सुनकर हंस रहा था। बेशुमार तस्वीरें छपी थीं जो मेरे हमशक्लों की थीं। उनमें जिसामत के अलावा और कोई फर्क नहीं था। फिर तालूत ने कहा, अब होटल वाले भी हमें पहचान लेंगे, इसलिए जितनी देर होटल में क्याम करेंगे शक्ल बदल कर रहेंगे, वरना मेरे जहन में एक और तजवीज़ है। वो क्या? मैंने गहरी सांस लेकर पूछा। मैं अपनी असली शक्ल में गिरफ्तार हो जाऊंगा और पुलिस के हाथ लगकर उन लोगों से थोड़ी सी तफरी करूंगा। बस बहुत हो गया तालूत, अब मैं मजीद कोई गड़बड़ पसंद नहीं करूंगा। लेकिन तुम कहाँ चलने की बात कर रहे थे? क्या मतलब? तुम किसी जगह की तारीफ कर रहे थे कि वहां का इलाका बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, ओह हाँ, फिर? मेरा ख्याल है हमें चल देना चाहिए। यार दिल तो ठंडा नहीं हुआ, यहाँ अभी कुछ और तफरी करने की ख्वाहिश है, लेकिन तुम अगर चाहते हो तो यही सही। तो फिर तैयारियां करूं? हाँ तालूत, बस यहाँ से निकल जाने को दिल चाह रहा है। यहाँ से बहुत सी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। यहाँ रहा तो नरगिस से मिलने को भी दिल चाहेगा। एक जगह रहते हुए और आसानी होते हुए उससे दूर रहना मुश्किल है, लेकिन मैं उस मासूम लड़की को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसका बेहतर तरीका यही है कि यहाँ से निकल चलो, मैंने कहा और तालूत मेरी शक्ल देखने लगा। तुमने तो मुझे इंतबाह किया था कि इस गंदे माहौल की किसी लड़की से दिल लगाने की कोशिश न करूं, और खुद देवदास बन गए। सुनो मिस्टर आरिफ, ये आहें और सोग अब नहीं चल सकेगा। जिंदगी को पूरी तरह दिलचस्पियों में गुम कर दो, वरना मजा खराब हो जाएगा। कुछ दिन की मोहलत दे दो तालूत। पिछले दिन जिस तरह गुजरे हैं वो इतनी आसानी से फरामोश नहीं होंगे। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें शिकायत ना हो। ओह, तो फिर इस माहौल में यही मुनासिब है कि फौरी तौर पर यहाँ से निकल चला जाए, तालूत ने कहा और फिर अपने दाएं तरफ रुख करके बोला, रासिम। और रासिम मौजूद हुआ। सब ठीक है ना? बिल्कुल जनाब, रासिम ने जवाब दिया। सफर की जरूरतों का बंदोबस्त करो, तुम बेहतर समझते हो कि हम किस अंदाज में सफर करेंगे। और रासिम ने गर्दन झुका दी। दूसरे लम्हे वो निगाहों से गायब हो गया। दूसरे दिन हम नाश्ते वगैरह से फारिग होकर अखबारात देख रहे थे। आज के अखबारात में भी हमारे बारे में बहुत सी खबरें थीं। पुलिस सख्त परेशान थी। इस अजीब सूरत हाल में असली आरिफ जमाल की तलाश बहुत मुश्किल थी। पुलिस के ऐलान छपे थे जिनमें पुलिस के लोगों ने उस खतरनाक आदमी से होशियार रहने को कहा था। हर तरफ सनसनी फैल गई थी। तमाम अखबारात पढ़ने के बाद तालूत ने गहरी सांस ली और फिर बोला, चलो भाई, इन बेचारों को अब मुआफ कर दिया जाए। क्या ख्याल है, रवानगी की तैयारियां करें? इंतजामात हो गए? मैंने पूछा। रासिम ने सुबह ही इतला दी थी। क्या प्रोग्राम है? रवानगी का क्या बंदोबस्त होगा?
यहाँ से बजरिया ट्रेन चलेंगे और फिर जब जरूरत होगी दूसरे इंतजामात कर लेंगे। रासिम ने टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर लिया है। ठीक है, मुझे क्या इतराज हो सकता है। बस तो फिर जूते वगैरह पहन लो, होटल का बिल अदा कर दे। वैसे बैरे वगैरह हमारी तब्दील शुदा शक्लों पर हैरान से हैं, लेकिन मैंने इतनी मामूली सी तब्दीली की है कि वो शक नहीं कर सकते, तालूत ने कहा। और फिर हम तैयारियों में मसरूफ हो गए और थोड़ी देर के बाद हम नीचे उतर आए, होटल का बिल वगैरह अदा किया और उसके बाद टैक्सी में बैठकर स्टेशन चल पड़े। तालूत चाहता तो अपने मखसूस अंदाज में भी सफर कर सकता था, लेकिन वो मुकम्मल दिलचस्पियां हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने ट्रेन का सफर पसंद किया था। टैक्सी ने हमें स्टेशन पहुंचा दिया। रासिम एक आम से मुलाजिम की हैसियत से हमें प्लेटफॉर्म पर मिल गया। सामान वगैरह कंपार्टमेंट में रखवा दिया गया है जनाब, जरूरत की हर चीज मौजूद है। शुक्रिया रासिम। टिकट कहाँ है? तालूत ने पूछा और रासिम ने ट्रेन के टिकट हमारे हवाले कर दिए। ट्रेन की रवानगी में थोड़ा वक्त बाकी था, इसलिए हम दोनों कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। फर्स्ट क्लास के एयर कंडीशनड डब्बे में हमारे अलावा कोई ना था। डिब्बा खाली देखकर तालूत ने होंठ सिकोड़ लिए। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, उसने मायूसी से कहा। क्या मतलब? देख नहीं रहे, यहाँ तो उल्लू बोल रहे हैं। तालूत मुंह बसोर कर बोला, हमारे यहाँ के बहुत कम लोग फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, और फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम तन्हा हैं, आजादी रहेगी। हूँ, फिर वही लोग वो बातें। मैं तुम्हारी दुनिया की गहमा गहमियों में रहना चाहता हूँ और तुम तन्हाई पसंद करते हो, तालूत ने बुरा समूह बनाकर कहा। लेकिन उसी वक्त कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और एक स्याह सूटकेस अंदर आ गया। उसके पीछे कुलियों की पूरी फौज चढ़ आई। आध दर्जन सूटकेस, बास्केट और दूसरी चीजें अंदर आईं। तालूत मुंह फाड़े ये सब कुछ देख रहा था। फिर पुराने तर्ज की सफेद बालों वाली एक बड़ी भी नजर आई जिनकी कमर झुकी हुई थी। तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर आंखें भींच ली। मुझे जोर की हंसी आ गई। उठो। तालूत आंखें बंद किए हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। अबे तो क्या यहाँ बैठोगे? लानत है इन बड़ी बी पर। तालूत आंखें ही नहीं खोल रहा था। बड़ी बी के पीछे एक रंगीन लिबास नजर आया और मेरी आंखें चुंधिया गईं। जदीद तर्ज के चुस्त पजामे पर खूबसूरत फ्रॉक पहने और दुपट्टा गले में डाले एक रश के हूर अंदर दाखिल हुई। सादा सा सफेद चेहरा, धुली धुली आंखें जिनसे बेपनाह शौक ही टपक रही थी, इंतहाई मुतनासिब जिस्म, दराज कद। फिर बात एक तक महदूद नहीं रही, उसके पीछे दो और हसीनाएं अंदर दाखिल हुईं। गो ये दोनों हुस्न में पहली लड़की के मुकाबिल नहीं थीं, ताहम वो भी इंतहाई हसीन कही जा सकती थीं। आंखें तो खोलो। मैंने तालूत के कान में सरगोशी की। बकवास बंद करो आरिफ, सामान पर लानत भेजो और खामोशी से नीचे उतर चलो। तालूत ने उसी तरह आंखें बंद किए हुए मेरा बाजू पकड़कर मुझे भी खड़ा कर दिया। तुम्हारी मर्जी। वैसे बड़ी भी तन्हा नहीं है, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। क्या मतलब है? तालूत ने बदस्तूर उसी अंदाज में कहा। आंखें खोलो तो पता चले, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और तालूत ने खौफजदा अंदाज में आंखें खोल दी। उसकी निगाहों के सामने वही लड़की थी। तालूत ने उसे देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वो मेरी तरफ पलटते हुए बोला, अबे तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? और खुद भी वो थम से बैठ गया। मुझे हंसी आने लगी। लड़कियां और बड़ी भी अभी तक हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई थीं। 2-3 आदमी उनका अजीमो शान सामान सजाने में लगे हुए थे और फिर जब सामान लग गया तो उन्होंने गहरी सांसें ली। ठीक है सरदार अली, बस तुम लोग जाओ। बड़ी बी ने कमर सीधी करने की कोशिश करते हुए कहा। खुदा हाफिज मेहराना बेटा, खुदा हाफिज रशीदा बुआ, सरदार अली ने कहा और गाड़ी से उतर गए। लड़कियां अपनी सीटों पर आ गईं। तब उन दोनों की निगाह हम दोनों की तरफ उठ गईं और वो बैठते बैठते चौंक पड़ी। ऐसा लगता था जैसे अब तक किसी ने हमें देखा ही नहीं था। लड़कियों ने पलटकर बड़ी बी से कुछ कहा और बड़ी बी चौंक पड़ी। उन्होंने पूरा वजूद घुमाकर हमें देखा। इस बुढ़ापे में भी बड़ी खतरनाक आंखें थी उनकी। और फिर वो तूफानी अंदाज में उठ खड़ी हुई। खुदा खैर करे, तालूत ने बड़ी बी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर कहा। बड़ी बी हमारे करीब पहुंच गईं। कौन हो जी तुम? उन्होंने कड़कदार आवाज में पूछा और सचमुच मेरे अलावा तालूत का भी हुलिया बिगड़ गया। उसने घबराए हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा और मैं जल्दी से बोल पड़ा, आदमी है जी, बिल्कुल आदमी। आदमी के बच्चों, इस कंपार्टमेंट में क्यों घुस आए? हमने पूरा डिब्बा रिजर्व करवाया है सरदार अली। अरे ओ सरदार अली, बड़ी बी चीखी, लेकिन सरदार अली वापस जा चुके थे। चलो उतरो, निकलो यहाँ से। बड़ी बी फिर हमारी तरफ रुख करके चीखी। हमारी खुशियों पर औस पड़ गई। जितना उन चेहरों को देखकर खुशी हुई थी, उतनी ही बड़ी बी की बकवास पर कौफ्त होने लगी। इसके अलावा मैं इस बात पर भी गौर कर रहा था कि दर हकीकत हम गलत कंपार्टमेंट में तो नहीं आ गए।
बड़ी भी पूरे कंपार्टमेंट को रिजर्व कराने की बात कर रही थी। अरे तुम उठते हो या नहीं? बड़ी भी फिर धाड़ी। बैठा रहने दो रशीदा बुआ, बेचारे सूरत से शरीफ आदमी मालूम होते हैं। एक लड़की ने कहा। जी हाँ, हम बिल्कुल शरीफ हैं। तालूत जल्दी से बोला। अरे तुम्हारी शराफत में आग लगा दूं, उतरते हो या बुलाऊं टीटी को? बड़ी भी किलकिला कर बोली। आरिफ, क्या मैं इस बुढ़िया का दिमाग दुरुस्त कर दूं? तालूत को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ दबाया और फिर जल्दी से अपने टिकट निकाल लिए। टिकटों पर इसी कंपार्टमेंट का नंबर मौजूद था। सीटें भी यही थीं जिन पर हम बैठे हुए थे। तब मैंने होंठ भींचकर बड़ी भी को देखा। पढ़ना जानती हो? तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, 5 सिपारे पढ़े हैं पूरे। तुम बस उतर जाओ। बड़ी भी, पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व नहीं है, हमारे टिकट भी इसी कंपार्टमेंट के हैं। आप लोग देखिए, मैंने टिकट लड़कियों की तरफ बढ़ा दिए। रशीदा बुआ बैठ जाओ, मुमकिन है पूरा कंपार्टमेंट ना मिल सका हो। बैठा रहने दो इन्हें, क्या हर्ज है? इस बार हसीन लड़की ने कहा। अरे ये मुआ सरदार अली भी सिठिया गया है, भला लड़कियों को अकेले गैर मर्दों के साथ सफर कराऊंगी? हाय, मुझे तो ये सफर हराम हो जाएगा। बड़ी भी हार मानने वाले अंदाज में बोली और फिर वापस लौटकर अपनी सीट पर जा बैठी। ठीक है बुढ़िया, तुझे तो ऐसा दुरुस्त करूंगा कि क्या याद करेगी। तालूत ने दांत पीसते हुए कहा। खूबसूरत लड़की अपने परस से टिकट निकालकर देखने लगी। फिर उसने बूढ़ी औरत को घूरते हुए कहा। ख्वामखा उन बेचारों से बदतमीजी कर रही थी तुम बुआ। सरदार अली ने सिर्फ 4 टिकट लिए हैं। अरे सत्यानाश जाए इस सरदार अली का। देखो, मियाँ से शिकायत करूंगी। बड़ी बी ने घुटनों पर हाथ रखकर बैठते हुए कहा। मुआफ कीजिएगा आप लोग बुआ की बेवकूफ़ी को। दरअसल हमने पूरा कंपार्टमेंट रिजर्व करवाने के लिए कहा था, लेकिन मुलाजिम की गलती से ऐसा नहीं हो सका, या मुमकिन है कंपार्टमेंट ना मिल सका हो। आप इस एटम बम को उठा कहां से लाईं? तालूत ने नाक सिकोड़ कर कहा। क्या बक रहा है लौंडे? जुबान संभाल लीजिए, अल्लाह कसम बड़े बड़ों के दिमाग सीधे कर दिए हैं मैंने। बड़ी भी आंखें निकाल कर बोली। बुआ खामोश नहीं बैठ सकती तुम? लड़की सख्त लहजे में बोली। तो उसे कुछ नहीं कहोगी बिटिया? मुझे एटम बम कह रहा है। बड़ी बी ने एहतजाज किया। शादी हो गई है इनकी? तालूत ने फिर पूछा। इशारा बड़ी बी की तरफ ही था। लड़कियां बेसाख्ता हंस पड़ी, लेकिन बड़ी बी के तन बदन में आग लग गई। शादी हो तेरे होतों सोतों की। देख लो बिटिया, मना कर लो इनको, मेरा नाम भी। ओहो, मुआफ कीजिएगा बुआ, शायद आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं होते। तालूत भी अब बड़ी बी में पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगा था। मुझे भी बड़ी बी पर हंसी आ रही थी और लड़कियां भी हंस रही थीं। मैं कहती हूँ तू जुबान बंद करेगा या नहीं? बड़ी बी गुस्से से खड़ी हो गई, लेकिन उसी वक्त ट्रेन को एक झटका लगा और बड़ी बी लड़कियों पर गिर पड़ी। ट्रेन चल पड़ी थी। लड़कियां खुद पर से बड़ी बी को धकेल रही थीं। तौबा है बुआ, तुमने तो मेरी पिंडलियां तोड़ दी। खूबसूरत लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सत्यानाश जाए इन रेल वालों का, ऐसा झटका देकर चलाती हैं, और फिर इन कमबख्तों ने और दिमाग खराब कर दिया है। बड़ी बी उठते हुए बोली और लड़कियों ने बाजू पकड़कर उन्हें सीट पर बिठा दिया। जोर से तो नहीं लग गई बिटिया? बड़ी बी खूबसूरत लड़की की पिंडलियों की तरफ हाथ बढ़ाती हुई बोली और लड़की ने हल्की सी चीख के साथ पिंडलियां सिकोड़ ली। ठीक हूं बुआ, वो जल्दी से बोली, और बुआ सीट की पुश्त से टिक गईं। खूबसूरत लड़की की साथी लड़कियां भी मुस्कुराती निगाहों से हम दोनों को देखने लगीं। तालूत अब खामोश हो गया था। मैं भी लड़कियों की तरफ से बेतवज्जो हो गया था। वैसे वो लड़की बहुत हसीन थी, लेकिन अब हसीन लड़कियों से मुझे ज्यादा रगबत नहीं रह गई थी, और खास तौर से किसी शरीफ लड़की से। जाहिर है मेरे अंदर भी इतनी हमियत बाकी नहीं थी कि शरीफ और मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाना नहीं चाहता था। रही इश्क मोहब्बत की बात, सो वो भी बेकार थी। मेरी जिंदगी बारूद का ढेर थी, जिस वक्त कोई चिंगारी आ पड़ी राख हो जाएगी। फिर इन बातों का क्या फायदा? चुनाचे मैंने उस हसीन लड़की की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी। तालूत अलबत्ता बहुत खुश था। बड़ी बी ने हम लोगों से काफी बदकलामी की थी और तालूत भी उनसे मुसलसल छेड़छाड़ कर रहा था। अगर कोई और मौका होता तो तालूत बड़ी बी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता, लेकिन वो भी शायद तफरी के मूड में था। आरिफ, थोड़ी देर के बाद उसने मुझे मुखातिब किया। मैं चौंक पड़ा। क्या ख्याल है? मेरा मतलब है इन लोगों के बारे में। मैं नहीं समझा। मैंने ताज्जुब से कहा। यार, लड़की वाकई हसीन है। मैं कुछ वक्त बर्बाद करने के मूड में हूँ। तालूत ने सरगोशी के अंदाज में कहा। जरूर करो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। जिंदाबाद।
मैं समझा था कि तुम मुझे अखलाकियात पर कोई लेक्चर देना शुरू कर दोगे, लेकिन इस इजाज़त से तबीयत खुश हो गई। लेकिन शर्त यह है यार कि तुम भी इन मामलात में पूरी दिलचस्पी लोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने जहन पर तारी जमूद को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा। इस सोगवारी से क्या फ़ायदा, ना जाने क्यों मैं अभी तक खुद को हालात में जम नहीं कर सका था। चोर था, डाकू था, मफरूर था, कातिल था, लेकिन अभी तक खुद को शरीफ आदमी समझने पर डटा हुआ था। क्या ये खुद फरेबी नहीं थी और इस अदाकारी से कोई फ़ायदा भी नहीं था? दुनिया के एक भी इंसान को अपनी नेक तबीयत का यकीन नहीं दिला सकता था, चुनाचे बिला वजह जिंदगी खराब कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि जिंदगी में पूरी तरह दिलचस्पी ली जाए, और अगर हालात साथ ना दे सकें तो फिर हंसते हुए सीने पर गोली खा ली जाए। इस तरह मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर पूरी तरह तालूत के कारनामों में दिलचस्पी लेने लगा। बस तो ठीक है, फिलहाल हम इनके साथ रहेंगे। वैसे इस कबीस बुढ़िया के बारे में तुमने क्या सोचा? मैं इसे सजा देना चाहता हूं, तालूत ने कहा। अभी काफी वक्त पड़ा है, सोच लेंगे इस बारे में भी। वैसे बुढ़िया दर हकीकत जहर की बुढ़िया है। खैर हो, तालूत ने गुर्राहट से कहा। लड़कियां आपस में कुछ गुफ्तगू कर रही थीं। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई थी और अब वो शहर के नवाही इलाके से निकलकर जंगल में दौड़ रही थी। खूबसूरत लड़की आराम से सीट पर पुश्त टिकाकर बैठ गई। दोनों लड़कियां भी उसके करीब बैठी थीं। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक लड़की ने बड़ी बी से कहा, बुआ तुम आराम से लेट जाओ, बैठे बैठे तुम्हारी कमर दुख जाएगी। कैसे लेट जाऊं बिटिया, इस मुए सरदार अली ने तो सफर हराम कर दिया है, पूरा डिब्बा लेना चाहिए था। इन दोनों की मौजूदगी में मुझे चैन कहाँ, बड़ी बी ने कराते हुए कहा। बुआ वो आदमखोर तो नहीं है, तुम बिला वजह उन बेचारों की बेइज्जती किए जा रही हो, खूबसूरत लड़की ने कहा। बस बस बिटिया, तुम क्या जानो इन मर्दों को, बड़े कमबख्त होते हैं हमारे। बड़ी बी ने बेजारी से कहा। आवाज इतनी थी कि हम बखूबी सुन रहे थे। लड़कियों ने फिर हमारी तरफ देखा। बड़ी तजुर्बेकार मालूम होती हैं बड़ी बी मर्दों के मामले में, तालूत ने मुझे मुखातिब करके कहा। लेकिन आवाज इतनी ऊंची थी कि उन लोगों ने बखूबी सुन ली। बड़ी बी चौंक कर संभल गईं, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। शौहर जान छुड़ाकर भाग गया होगा 2 ही दिन में, मैंने कहा। अरे इस सूरत हराम से शादी ही किसने की होगी, तालूत ने कहा। नहीं नहीं, जवानी में तो अच्छी खासी होंगी, मैंने कहा। बड़ी बी हमारा एक एक लफ्ज सुन रही थी। लड़कियों ने हंसी रोकने के लिए मुंह बंद कर लिए थे और बड़ी बी का आतिश विशां उगलने ही वाला था। हाँ, तालूत ने बड़ी बी की तरफ देखा। वैसे शक्लो सूरत से तो अब भी बुरी नहीं है, क्या ख्याल है अपने रासिम के लिए रिश्ते की बातचीत कर लें? मैं कहती हूँ मेरे मुंह मत लगो, कमबख्त मारो, तुम्हारा सत्यानाश जाए। मुझ बुढ़िया का मजाक उड़ाते हो बेशर्मो। बड़ी भी आग बगूला होकर बोली और मैं और तालूत चौंक कर उन्हें देखने लगे। अब क्या हो गया मोहतरमा, तालूत ने शरारत से पूछा। आने दो दूसरा स्टेशन, बताऊंगी तुम्हें क्या हो गया। अरे कीड़े पड़े सरदार अली मुर्दार में, कहाँ फंसा दिया कमबख्त ने। इन्हें क्या हो गया है खातून, कुछ बीमार हैं? तालूत ने बराह रास्त लड़की से पूछा और लड़की हंस पड़ी। बराह करम आप ही सब्र कर लें, बुआ बहुत पुराने ख्यालात की हैं। मैं इनकी बदतमीजी के लिए माजरत खा हूं। लो, बदतमीजी मैंने ही की है, और तुम कैसी पटर पटर गैर मर्दों से बातें कर रही हो। अरे खामोश रहो, मैं मियाँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। बड़ी भी सख्त परेशानी के आलम में बोली। बुआ खामोश रहो, अब तुम्हारी जुबान से एक भी लफ्ज न निकले, लड़की ने सख्त लहजे में कहा और बड़ी भी उसकी शक्ल देख कर रह गई। बहरहाल इसके बाद उनको कुछ बोलने की हिम्मत न हुई, लेकिन उनकी खौफनाक आंखें वो हम दोनों को इस अंदाज में घूर रही थी जैसे कच्चा ही खा जाएंगी। आप लोग कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? तालूत ने पूछा और बड़ी भी बेचैनी से पहलू बदल कर रह गईं। लड़कियां किसी कदर संजीदा हो गई थीं। फिर खूबसूरत लड़की ने खुश्क लहजे में कहा, बुआ अब कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे दरमियान अजनबियत बरकरार रहना चाहिए। आप लोग अपने काम से काम रखें। ला हौल वला कुव्वत, तालूत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सब एक जैसी हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बहुत बेहतर खातून, अब इस अजनबियत को आप ही खत्म करेंगी। फिर वो दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। बड़ी बी के चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार नजर आने लगे थे। ट्रेन बर्क रफ्तारी से सफर कर रही थी। आरिफ, तालूत ने मेरी तरफ रुख करके सरगोशी की। हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई तरकीब सोचो आरिफ, मैं इन मगरूर लड़कियों को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे बेहतर तुम खुद सोच सकते हो। मैं, तालूत ने होंठ भींच कर कहा। मैं जो कुछ सोचूंगा उस पर तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? शराफत के दायरे में रहकर, बहरहाल वो कमजोर लड़कियां हैं,
मैंने कहा और तालूत पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। काफी वक्त गुजर गया। ऐसा लगता था जैसे तालूत सो गया है। लड़कियां भी शायद माहौल की खामोशी को महसूस करने लगी थीं। दफातन बड़ी भी अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। मैंने अचानक तालूत को संभलते हुए देखा। उसने नीमबाज आंखों से बड़ी बी को देखा, फिर दाएं सिमत गर्दन झुकाकर आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, रासिम। मैंने उसके लिबास की सरसराहट सुनी, फिर रासिम की सरगोशी सुनाई दी। आका जरा देखना, तालूत आहिस्ता से बोला। उसके जवाब में कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैं भी संभल कर बैठ गया। मैं समझ गया था कि बड़ी बी की शामत आई है। बड़ी बी बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं, लेकिन दूसरे लम्हे उनकी भयानक चीख सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी थी। वो बुरी तरह गिरी और लड़कियां उछल पड़ी। अरे अरे, बड़ी बी हज़ियानी अंदाज में चीख रही थीं। लड़कियां झपटकर उनके करीब पहुंच गईं। क्या हुआ बुआ? वो उन्हें झिंझोड़ कर पूछने लगी। अरे बच गई, अरे बाल बाल बच गई, बड़ी बी गर्दन पटकते हुए बोली। हुआ क्या? खूबसूरत लड़की ने झुंझलाए हुए अंदाज में पूछा। फर्श, हाय, अगर मैं अंदर कदम रख देती तो क्या होता? वहां तो फर्श ही नहीं है, दौड़ती हुई जमीन नजर आ रही है। बाथरूम में? लड़की चौंक कर बोली। हाँ, अगर गिर पड़ती तो कीमा बन जाता। बड़ी भी के पूरे जिस्म से पसीना बह रहा था। ये कैसे मुमकिन है? नुसरत देखो तो, खूबसूरत लड़की ने एक लड़की से कहा और लड़की ने बाथरूम के करीब पहुंचकर उसका दरवाजा खोला, फिर पलट कर बोली। बुआ का दिमाग खराब हो गया है, सब ठीक है क्या? बड़ी भी उछल पड़ी। उन्होंने खौफजदा अंदाज में बाथरूम की तरफ देखा। दूसरी लड़की भी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फिर वो भी हंसते हुए बोली, बुआ की आंखें कमजोर मालूम होती हैं, सब ठीक तो है? और बड़ी भी उठकर खड़ी हो गई। खूबसूरत लड़की खुद भी बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आप वाकई पागल हो गई हैं बुआ, ख्वामखा अपना मजाक बनवा रही हैं, उसने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। मैं सच कह रही हूँ बिटिया, अल्लाह की पनाह, ये मेरी आंखों को क्या हो गया था? हाय। बड़ी बी ने गहरी गहरी सांसें ली। चक्कर आ गया होगा, माफ करना बिटिया, तुम लोगों को तकलीफ दी। नहीं, आप खूब तमाशा बना लें हमें, लड़की ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और बड़ी भी बाथरूम में दाखिल हो गईं। लड़कियां अपनी सीटों पर आ बैठीं। दूसरी दोनों लड़कियां बराबर हंसे जा रही थीं। बड़ी बी ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। खूबसूरत लड़की बुरा सा मुंह बनाए बैठी थी। मैंने तालूत की तरफ देखा। वो लापरवाही से पुश्तगाह से गर्दन टिकाए बैठा था। मैं जानता था कि तालूत इतनी ही बात पर मुतमईन नहीं होगा। उसे लड़कियों का ये इज्तनाब बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरी बात की तस्दीक हो गई। बाथरूम से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही थीं। अब क्या हो गया? लड़कियां दांत पीस कर बोली। एक खोलो बिटिया, दरवाजा बंद क्यों कर दिया? खोलो, जल्दी खोलो। बाथरूम से बड़ी बी की आवाज सुनाई दी। देखो भाई रूमी, इन्होंने तो आज नाक में दम कर दिया, खूबसूरत लड़की ने दूसरी लड़की से कहा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। एक का नाम रूमी, दूसरी का नुसरत, लेकिन खुद इन मोहतरमा का नाम क्या है? तालूत ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लेकिन मैं क्या जवाब दे सकता था? मैं तो रूमी को बाथरूम के दरवाजे पर कुव्वत आजमाई करते देख रहा था। बुआ, दरवाजा अंदर से बंद है, रूमी ने कहा। खुला हुआ है बिटिया, अल्लाह कसम, तुम बाहर से खोलो। बाहर से भी खुला हुआ है, रूमी ने पांव पटकते हुए कहा। ऐ मेरे मौला, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे मेरा दम घुट जाएगा, अरे मैं मर जाऊंगी, खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। रूमी फिर दरवाजे को अंदर धकेलने लगी, लेकिन दरवाजा कैसे खुलता? मैं जानता था वो तालूत की मदद के बगैर नहीं खुल सकता। दोनों लड़कियां भी उठकर दरवाजे पर आ गईं और सब मुश्तरका कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे को खुलना था ना खुला। बड़ी भी अंदर से मुसलसल चीखे जा रही थी और तालूत इत्मीनान से आंखें बंद किए सीट से टिका हुआ था। इस दौरान लड़कियों ने कई बार मुल्तजी अंदाज से हमारी तरफ भी देखा, लेकिन हमारे उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आपस में खुसर फुसर करने लगी। फिर नुसरत हमारी तरफ बढ़ी। देखिए, बाथरूम का दरवाजा ना जाने किस तरह बंद हो गया है, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। हमारे दरमियान अजनबियत बरकरार रहनी चाहिए मोहतरमा, तालूत ने खुश्क लहजे में कहा और लड़की बेबसी से दोनों लड़कियों की तरफ देखने लगी जिन्होंने उसका जवाब सुन लिया था। अरे मैं मरी, हाय मेरा दम चला। मर जाओ, हम क्या करें? खूबसूरत लड़की झुंझला कर बोली और फिर दूसरी लड़की से कहा, जंजीर खींच दो, ये ट्रेन है या बूचड़ खाना? और नुसरत जंजीर की तरफ बढ़ी। तालूत ने जंजीर की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। नुसरत ने जंजीर का हैंडल खींचा और हैंडल उखड़कर उसके हाथ में आ गया और नुसरत गिरते गिरते बची। अरे मैं मर गई लड़कियों, अरे मैं मर गई। अंदर से बुआ की आवाज आई, सीमी बाजी, जंजीर। नुसरत ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन कहने की जरूरत नहीं थी।
लड़कियां भी जंजीर का हशर देख चुकी थीं। सिमी, तालूत ने गहरी सांस ली। वाकई बड़ा मुनासिब नाम है। तीनों लड़कियां फिर हमारी तरफ देखने लगीं। मुझे कुछ बेचैनी हो रही थी, लेकिन मैं जानता था कि मैं भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा और फिर तालूत इस मामले में मेरी मुदाखलत पसंद नहीं करेगा। अचानक खूबसूरत लड़की पांव पटकती हुई हमारे नजदीक आ गई और हमें घूरने लगी। सुनिए, उसने लरजती आवाज में कहा। फरमाइए। तालूत आंखें बंद किए हुए बोला, क्या हम मदद के मुस्तहिक नहीं हैं? क्या आपके रवैये से हम जलील नहीं हो गए हैं? तालूत ने बरजस्ता कहा। तो आप इंतकाम ले रही हैं? वो तेज लहजे में बोली। इंसानी फितरत है, तालूत ने जवाब दिया और वो पांव पटकती हुई वापस चली गई। तीनों फिर दरवाजे पर जोर आजमाई करने लगी। अब वो सचमुच परेशान हो गई थीं। बड़ी बी की आवाज आना भी बंद हो गई थी। काफी देर तक वो सर मारती रहीं। फिर वही लड़की तालूत के सामने आ गई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं आपसे मुआफी चाहती हूँ, बराहे करम हमारी मदद करें, उसने आहिस्ता से लहजे में कहा और तालूत उछल कर खड़ा हो गया और फिर मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे तुम खामोश क्यों बैठे हो? जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो। ना जाने बेचारी बुआ का क्या हाल हुआ होगा, जल्दी उठो भाई। फिर हम दोनों दरवाजे पर पहुंच गए। तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों ने दरवाजे को धकेला। अब ना खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे दरवाजा खुल गया। बड़ी भी बाथरूम की दीवार से टेक लगाई बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं। लड़कियां गड़ाप से अंदर घुस गईं। बेहोश हैं, हटिए आप लोग, तालूत ने कहा और फिर बड़ी बी को उठाकर बाहर ले आया और उन्हें सीट पर लिटा दिया। लड़कियां उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगीं। चंद मिनट के बाद बड़ी बी होश में आ गईं, लेकिन उनके हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे। आज आपने जिस कदर परेशान किया है बुआ, सिमी दांत पीसकर बोली, आइंदा आपको कभी साथ नहीं लाऊंगी, ऐ मेरे मौला। बड़ी भी गहरी सांस लेकर बोली और फिर उनकी निगाह हम दोनों पर पड़ी और उनके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। चलिए आप ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट जाएं फौरन, सिमी ने बड़ी बी के कुछ कहने से पहले कहा और जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें बर्थ पर चढ़ा दिया। जिंदगी अजीरन कर दी। वो बुड़बुड़ाती हुई बैठ गई। दूसरी लड़कियां भी बैठ गई थीं। तालूत और मैं भी अपनी जगह जा बैठे। नुसरत, कॉफी पिलाओ, सिमी ने कहा। नुसरत बास्केट से कॉफी का बड़ा थर्मस निकालने लगी। फिर उसने खूबसूरत मग उसमें से निकाले और उसमें कॉफी उंडेलने लगी। सिमी ने हमारी तरफ इशारा कर दिया और नुसरत एक ट्रे में कॉफी के 2 गिलास लेकर हमारे करीब आ गई। तालूत ने इत्मीनान से एक गिलास उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद ले लिया। उसने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लड़कियों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बुआ, नुसरत ने आवाज दी, कॉफी पिएंगी? नहीं बिटिया, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मगर तुम उन मर्दों को मुंह मत लगाओ, बड़ी बी ने कहा। अगर ये मर्द ना होते बुआ तो आप उसी बाथरूम में पड़े पड़े मर गई होती, सिमी ने कहा और बुआ खामोश हो गई। आखिर इन्हें हम दोनों से क्या बैर है? तालूत ने पूछा। इन्हें तमाम मर्दों से बैर है, सिर्फ आपसे नहीं। बहरहाल आप इन्हें मुलाजमा समझकर मुआफ कर दें। वैसे आप लोग कहाँ जा रही हैं? सिमी ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। यह सवाल आप पर उधार है, तालूत ने कहा। हम जलालाबाद जा रहे हैं। इत्तफाक है, तालूत ने कहा। हम सफर होने के साथ साथ हम लोग एक ही जगह जा रहे हैं। हम भी जलालाबाद उतरेंगे। क्या आप वहीं रहती हैं? सिमी ने पूछा। खामोश नहीं बैठेगी लड़की, ऊपर से बुआ चीखी। नुसरत, अगर बुआ आइंदा बोली तो इन्हें उठाकर दोबारा बाथरूम में बंद कर देना, सिमी दांत पीसकर बोली और बुआ घबराकर खामोश हो गई। नहीं, तालूत ने जवाब दिया, हम वहां तफरी करने जा रही हैं। क्या आपका क्याम वही है? जी हाँ। ये बुआ आपकी कौन है? बस सरपरस्त हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, आखिरी इम्तिहान देकर वापस जा रही हूँ। ये मेरी सहेलियां हैं जो मुझे लेने आई थीं। ओह, तो क्या बुआ आपके साथ शहर में रहती थी? जी हाँ। जिंदगी अजीरन कर दी होगी आपकी, तालूत ने कहा और लड़की मुस्कुराकर खामोश हो गई। आपने हम दोनों का नाम नहीं पूछा। बता दो खुद, नहीं पूछा तो, बुआ ने तंजिया अंदाज में कहा और लड़कियां हंस पड़ी। चलिए बुआ कह रही हैं तो बता दीजिए, रूही ने कहा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है गैर मर्दों के नाम पूछने की, तुम्हें ही मुबारक हो, बुआ ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। चलिए बुआ नहीं चाहती तो जाने दीजिए। वैसे खासी दिलचस्प शख्सियत हैं। क्या वाकई इन्होंने शादी नहीं की? मैं कहती हूँ तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है आखिर? बुआ बर्थ पर पांव लटकाकर बैठ गईं। वो खूंखार निगाहों से तालूत को घूर रही थी, लेकिन तालूत ने बुआ की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर कहा, अगर इनकी शादी नहीं हुई मिस सिमी तो फिर मैं आपको कुछ तकलीफ दूंगा। कैसी तकलीफ? यास्मीन ने भी अब दिलचस्पी लेते हुए पूछा। बस इनके सामने बताते हुए शर्म आती है, तालूत ने गर्दन झुकाते हुए पूछा और लड़कियां कहके लगाने लगीं। मर जाओ, खुदा करे मर जाओ दोनों। आंखें फूटे।
बुआ जल्दी से बर्थ पर लेट गईं। बस अब बुआ को माफ कर दीजिए, बहुत जिद हो गई है बेचारी, सिमी ने सिफारिश की। हाय, ये दिल के मामले हैं, क्या अर्ज करूं। तुम्हारे कपड़ों को आग लगे, कीड़े पड़ जाएं कम वक्त में, बुआ किलकिलाईं। लड़कियां बेतहाशा हंस रही थीं, मुझे भी हंसी आ रही थी। तालूत इंतहा पसंदी के मूड में था। आप लोग भी तालिबे इल्म हैं? सिमी ने पूछा। मैं तो बस तालिबे बुआ हूं, मगर क्या करूं, उस जालिम का दिल पिघलता ही नहीं, तालूत ने आहिस्ता से कहा और बुआ फिर उठकर बैठ गईं। उसका बस नहीं चलता था कि तालूत को कच्चा चबा जाएं। अल्लाह, अब तो हंसा भी नहीं चाहता, बस खुदा के लिए खामोश हो जाइए, रूही ने कहा। नहीं नहीं हंसो, खूब हंसो, मर जाओ हंसते हंसते, बुआ ने कहा और बर्थ से नीचे उतर आईं। अब अगर कुछ बोला लड़के तो बस जूतियां मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगी, बोल के देख क्या समझ रखा है आखिर। तालूत गुनगुनाने लगा और बुआ सचमुच जूती उतारकर तालूत पर लपकी। अरे अरे बुआ, दोनों लड़कियों ने बड़ी बी को पकड़ लिया। हंसते हंसते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बुआ से जूती छीन ली गई और लड़कियों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़कर बिठा लिया। अल्लाह, अब खामोश हो जाइए, सिमी ने कहा। वो भी बेतहाशा हंस रही थी और तालूत शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। जलालाबाद का 12 घंटे का सफर इंतहाई दिलचस्प गुजरा। बुआ कई बार गुस्से से दीवानी हुई, फिर थक हार कर बर्थ पर सो गईं। तालूत भी बेहतरीन मूड में था। उसने बुआ को और कोई सजा नहीं दी थी, लेकिन जब तक वो सो नहीं गईं, वक्फे वक्फे से वो उनके हुस्न की तारीफ करता रहा और बुआ चिरागपा होती रही। इस दौरान लड़कियां भी काफी बेतकल्लुफ हो गई थीं, यहाँ तक कि खाना भी एक साथ खाया गया। तालूत ने उन्हें अपना नाम आदिल और मेरा नाम साइम बताया। उसने मुझे अपना भाई बताया था। जब जलालाबाद करीब आ गया तो सिमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सफर तवील अरसा तक याद रहेगा आदिल साहब, खास तौर से बुआ को। बहरहाल हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या जलालाबाद में आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी मिस सिमी? तालूत ने पूछा। मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ आदिल साहब कि हमारा खानदान इंतहाई कदामत पसंद है। मेरे वालिद और वालदा भी इस रंग में रंगे हुए हैं। वालिद साहब अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करते, खास तौर से कम हैसियत लोगों से। इस खानदान की एक झलक आप बुआ में देख चुके हैं। मेरे घर में आपको सब बुआ जैसे मिलेंगे, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। ओह, लेकिन हम आपके घर जरूर आएंगे मिस सिमी, और कुछ नहीं तो बुआ का रिश्ता लेकर ही। मेरा ख्याल है बुआ उस वक्त तक वालिद साहब को आपके खिलाफ काफी भर चुकी होंगी। मेरी दरख्वास्त है कि जलालाबाद में आप गुमनाम ही रहें। यह भी हो सकता है कि वालिद साहब नाराज होकर आपको तलाश करें। हम एक बार जरूर आएंगे मिस सिमी, तालूत ने कहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। सिमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। क्या आप हमें जलालाबाद में अपना पता नहीं बताएंगी? नवाब जलालुद्दीन के बारे में किसी से भी पूछ लें, वहां जलालाबाद में हमारी जागीर है। सिमी ने गर्दन झुकाते हुए कहा और तालूत गर्दन खुजाने लगा। मैं भी ताज्जुब से आंखें फाड़ कर रह गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन जलालाबाद के खूबसूरत स्टेशन पर रुक गई और बावर्दी मुलाजमों की पूरी फौज उस कंपार्टमेंट के सामने आ गई जिसमें हम लोग थे। सिमी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुलाजिम सामान उतारने लगे। बुआ भी नीचे उतर गईं। हम लोगों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तालूत और मैं खामोशी से ये हंगामा देखते रहे। फिर तालूत ने गहरी सांस ली और मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ जरा मैं भी देखूं कि नवाब जलालुद्दीन क्या हैसियत रखते हैं। और मैं घबराई हुई निगाहों से तालूत को देखने लगा। तालूत मेरा हाथ पकड़े हुए कंपार्टमेंट के दरवाजे से नीचे उतर गया, लेकिन सिमी को रिसीव करने वाले अब भी हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं हुए थे। उन लोगों की शान देखकर मैं दंग था। बड़े करोफर के लोग थे। सिमी को हाथों हाथ लिया जा रहा था। बहुत से हार उसकी गर्दन में डाले गए थे। स्टेशन एक तमाशा बना हुआ था। ट्रेन में बैठे दूसरे मुसाफिर भी गर्दनें निकाल कर देख रहे थे। तालूत मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ाया। सिमी को भी बाहर लाया जा रहा था। कारों का एक काफिला था। एक कीमती रोल्स खड़ी थी जिसकी खिड़कियों और बैक व्यू पर कीमती पर्दे पड़े हुए थे। हालांकि सिमी पर्दा नशीन नहीं थी। बहरहाल वो चारों रोल्स में जा बैठी। दूसरे लोग भी अपनी कारों में बैठ गए और ये अजीमोशान काफिला चल पड़ा। हम दोनों कारों की लंबी कतार को आगे बढ़ते देख रहे थे। तालूत के होंठों से एक गुर्राहट सी निकली और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। यहाँ बिला वजह उतर गई तालूत, हमें तो आगे चलना था। यार ये लड़की वाकई पसंद आ गई है, तालूत ने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है वक्ती तौर पर, और तुम बहरहाल उससे इश्क की इजाजत दे चुके हो। थोड़े दिन तफरीह करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और फिर यूं भी हमें कौन सा किसी खास मंजिल पर पहुंचना है। जहां तफरीह के मौके हाथ आएंगे रुक जाएंगे, और जहां से उकता जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और इधर उधर देखने लगा। क्या तुम उससे मुतासिर नहीं हुए?
तुम हो चुके थे इसलिए मेरी गुंजाइश नहीं थी। वैसे इस किस्म की लड़कियां दुख देने के अलावा कर भी क्या सकती हैं? हम इन मासूम लड़कियों से धोखा भी तो नहीं कर सकते और ना ही उन्हें अपना सकते हैं। ये तो दुरुस्त है आरिफ, समझ में नहीं आता यार। मेरे अपने इलाके की लड़कियां मेरी आगोश में आने के लिए बेचैन रहती थीं, लेकिन मुझे उनसे कोई रगबत नहीं थी। तुम्हारे यहाँ की लड़कियां इतनी पुरकशिश क्यों हैं? अल्लाह जाने। बहरहाल अब यहाँ खड़े क्यों हो? आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो, आओ। मैं फैसला नहीं कर सका कि यहाँ क्या हैसियत इख्तियार की जाए। ये तो तय है कि उन नवाब जलालुद्दीन से दो दो हाथ जरूर होंगे। तुमने उस लड़की के अल्फाज सुने थे? कौन से अल्फाज? कह रही थी वालिद साहिब अजनबियों से मिलना पसंद नहीं करते, खास तौर से कम हैसियत लोगों से। मैं देखूंगा नवाब साहिब की क्या हैसियत है। तय कर चुके हो कि यहाँ क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं और कैसे बताऊं? और ये तुम खुद पर हर वक्त सोग तारी किए रहते हो, ये मुझे पसंद नहीं। तफरीहात की दुनिया में आओ, जिंदगी में पूरी पूरी दिलचस्पी लो। अब ये तुम्हारी दुनिया है, तुम यहाँ के उसूलों से वाकिफ हो। मुझे मशवरे दो कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तुम हो के बस। क्या बताऊं यार, हर लम्हा खुद को समझाता रहता हूँ, जबरदस्ती दिल में उमंग पैदा करता हूँ, लेकिन खून में वक्ती जोश आ जाता है और फिर वही उदासी घेर लेती है। बहरहाल परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ जलालाबाद की तफरीहात में हिस्सा लेने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और हम पैदल ही चल पड़े। हाँ अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो किसी जगह का बंदोबस्त। होटल? तालूत ने सवालिया अंदाज में कहा। तलाश करना पड़ेगा, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, मैंने कहा और फिर हमने हाथ के इशारे से एक गुजरते हुए तांगे को रोका और उसमें बैठ गए। यहाँ के सबसे उम्दा होटल ले चलो, मैंने कहा और तांगे वाले ने गर्दन हिला दी। जलालाबाद कोई पसमानदा शहर साबित नहीं हुआ। खूबसूरत इमारतें, बाजार, कई होटलों की इमारतें भी नजर आईं, लेकिन तांगे वाला हमें सबसे उम्दा होटल ले जा रहा था और जिस होटल के सामने उसने हमें उतारा उसका नाम इरम था। दर हकीकत अपने वकू के लिहाज से इरम ही था। सरसब्ज इलाके में चारों तरफ मैदान फैले हुए थे। बहुत दूर से एक पहाड़ी झरना नजर आता था। एक सिमत रेस कोर्स का तवील मैदान था। मुझे और तालूत को ये जगह पसंद आई। हमने तांगे वाले को पैसे दिए और फिर अंदर दाखिल हो गए। एक डबल रूम तीसरी मंजिल पर हासिल किया। इंतहाई कुशादा और आला दर्जे का कमरा था। जरूरियात से फारिग होने के बाद हमने कॉफी तलब की और आबशार की सिमत की खिड़कियों को खोलकर कुर्सियों पर बैठ गए। बिलाशुबा खूबसूरत जगह है, लेकिन सिमी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सिमी हाँ काफी खूबसूरत लड़की थी। बहरहाल उस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले नवाब जलालुद्दीन के बारे में मालूमात हासिल करनी होंगी। किस किस्म की मालूमात? तालूत ने पूछा। देखो तालूत, तुम्हें सीमी तक पहुंचना है। नवाब जलालुद्दीन से दुश्मनी का अंदाज मुनासिब न होगा। उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल कर लें। किस टाइप का आदमी है, क्या मशागिल रखता है, किस किस्म के लोगों से मिलना पसंद करता है, उसके बाद उससे मिला जाए। खूब मुनासिब ख्याल है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? रासिम किस काम आएगा? ओह, क्या वो ये काम भी कर सकता है? अरे वो क्या काम नहीं कर सकता? रासिम, तालूत ने आवाज दी और रासिम सामने आ गया। आका देखो, नवाब जलालुद्दीन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना है। कैसा आदमी है, कौन कौन सी चीजों से शौक रखता है और उससे मुलाकात का बेहतरीन जरिया क्या है। जो हुक्म आका, बस जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तालूत ने कहा। रासिम ने गर्दन झुकाई और निगाहों से ओझल हो गया। मैं भी खामोश बैठा था। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी भनक कहाँ से मिली? मेरी तलाश मुस्तकिल जारी है। अब्बा हजूर जाहिर है इस तरह ना छोड़ देंगे। उनके हर कार्य करिया करिया मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं उन लोगों को भटकाने में कामयाब हो गया हूँ। अब कोई इस तरफ का रुख नहीं करेगा। क्यों? मैंने पूछा। उन्हें यकीन हो गया है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने एक खास तकनीक इस्तेमाल की थी। वो क्या? बता तो चुका हूँ यार। एक रात एक गधी के साथ खोंटे से बंधा रहा हूँ। कई रातें दरख्तों पर बंदरों की शक्ल में गुजारी हैं। दरअसल मैंने इंसानों का रूप ही नहीं धारा, वरना वो लोग मुझे जरूर तलाश करते। जानवरों की तरफ उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, और वो भी ऐसे जानवर जिनसे मुझे नफरत है। ओह, तो तुम ये कुव्वत भी रखते हो? फजूल बातें मत करो। क्या ख्याल है, होटल की सैर करें? तालूत ने पूछा। जैसी मर्जी, वैसे अभी रौनक का वक्त नहीं हुआ है, ताहम आओ चलते हैं, मैंने कहा और खड़ा हो गया। तालूत भी खड़ा हो गया। हम अपने कमरे से निकल आए। हमारे जिस्मों पर कीमती सूट थे, हुलिये भी बाहैसियत लोगों के थे। हम नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए, लेकिन डाइनिंग हॉल आबाद नहीं था। तालूत ने उसकी वीरानी देखकर होंठ सिकोड़े और फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं चलेगा, आओ। और हम डाइनिंग हॉल से निकल आए। होटल से ज्यादा सड़कें बारौनक थी।
ہم ٹہلنے کے اسی انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ طالوت چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔